केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। हम हर उस मसले पर आपके सामने खबर रखते हैं जिसकी चर्चा आप सुबह से कर रहे हैं, या वो सवाल जो आपके जहन में सुबह से आ रहे हैं उनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। एक सजग नागरिक बनाने के लिए न सिर्फ आपके अधिकारों बल्कि आपके कर्तव्यों का भी हम जिक्र करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगे ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आज हम क्या क्या खास आपके लिए लेकर आए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस पर लगेगी क्लास, आपके सामने रख रही हूं। चैप्टर नंबर 1 राजनीति शास्त्र की क्लास। आंदोलन हो गया, इस्तीफा हो गया, आगे क्या? सिर्फ शोर? पक्ष प्रतिपक्ष जेन जी सबके सवालों पर यह चैप्टर रहेगा। और फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, नैतिक शिक्षा की क्लास। वीडियो बनाइए, बस इतना ख्याल रहे चेहरा छिपाना ना पड़े आपका। बच्चों द्वारा बच्चों के लिए नहीं बनाए गए वीडियो पर क्लास। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति की क्लास। आज वक्त है हाथ मिला लो, चुनाव के बाद रोना मत। अखिलेश पर ओवैसी के बयान से मचे घमासान पर होगी क्लास। और फिर चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास, जहां ट्रंप ने ईरान पर हमले को रोके तो सही लेकिन लौटकर बातचीत की टेबल पर आ ही गए। खुद को गार्जियन ऑफ अर्थ बताने वाले अमेरिका पर यह चैप्टर जरूरी है। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे एक मंदिर ऐसा जिसकी सीढ़ियों में है संगीत। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा केवल आंदोलन होने पर नहीं किया जा सकता लाठीचार्ज। पुलिस एक्शन से जुड़ी याचिकाओं पर कल होगी सुनवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा फोरेंसिक ऑडिटर भी एसआईटी में शामिल हो। एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी अहम। सांसदों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पेपर लीक सुधारों की दे सकते हैं जानकारी। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सुबह 9:30 बजे होगी ये मीटिंग। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र। जमकर थिरके, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में धुन पर खूब डांस किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर के बाहर हंगामा हुआ है। मुजफ्फरनगर में बालियान के गार्ड्स पर डॉक्टर को पीटने का आरोप है। विरोध में डॉक्टर्स और उनके समर्थक धरने पर बैठे। वाराणसी के दाल मंडी की मशहूर लंगड़ा हाफिज मस्जिद को खुद तोड़ रही है मस्जिद की कमेटी। मीडिया को कवरेज करने से रोका कि बदसलूकी भी। तो चलिए दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास आपके सामने रखी। सियासत का असली चेहरा आपको बताना है। नीट लीक मामले के पूरे घटनाक्रम में 3 किरदार थे महत्वपूर्ण। एक तो प्रदर्शनकारी, दूसरा सरकार और तीसरा विपक्ष। त्रिकोण। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर सिस्टम की कमियों पर अपनी आवाज बुलंद की। ठीक। उसके बाद शिक्षा मंत्री को शनिवार को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक। सरकार ने फिर रविवार को कदम भी आगे बढ़ाया। ये जो बीच वाली तस्वीर आपको दिख रही है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। घोषणा कर रहे हैं कमेटी बनाने की। और फिर तीसरा किरदार विपक्ष।
तो पहले ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, दूसरे ने कदम आगे बढ़ाया, अब आज तीसरे पक्ष की बारी थी। तीसरा पक्ष कौन हुआ? विपक्ष। आज देश ये देखना चाहता था कि करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य के मुद्दे पर विपक्ष कितना सीरियस है ना, कि मतलब कितनी शिद्दत से विपक्ष जो है अब इस पेपर लीक के मसले पर काम करता है। लेकिन संसद में क्या हुआ जानते हैं? एंटी पेपर लीक बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ हुक्म, कोई चर्चा नहीं, ना लोकसभा चल पाई ना ही राज्यसभा चल पाई। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति लगातार विपक्ष से कहते रहे कि चर्चा होने दीजिए, जितना समय लगेगा चर्चा उतनी देर तक चलेगी, ये हमारे ही देश के बच्चों के भविष्य के लिए है। लेकिन बताइए क्या हुआ? चर्चा हुई? नहीं हुई। जब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ, विपक्ष का असली चेहरा पूरे देश ने देख लिया। जैसे ही बिल आया, विपक्ष के सांसद बताइए क्या क्या कहने लगे? जानना चाहेंगे नारा क्या था? NO, नो 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 के नारे लगाते हुए वेल में उतर आए और जमकर हंगामा करने लगे। सुनना चाहेंगे? सुनिए। माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। हंगामा होता रहा। स्पीकर साफ साफ पूछ रहे, चर्चा करनी है आपको? कोई जवाब नहीं। हो हल्ला हंगामा। अभिजीत दीपके, सुन रहे हैं आप? ये वही विपक्ष है जिसे आप अपने मंच पर बुला रहे थे, जगह दे रहे थे। सोनम जी, आप बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं कांग्रेस का साथ दो तो बीजेपी नाराज होती है, बीजेपी का साथ दो तो उनके कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस जो है हम पर आरोप लगाने लग जाती है। आप सुन रहे हैं? ये वही लोग हैं जो आपका अनशन तोड़वाने के लिए सिग्नेचर कर रहे थे, सांसद लोग। सौरभ दास, सुना आपने? ये वही विपक्ष है जो आपसे वादा कर रहा था कि जेनजी के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। तमाम युवा जो जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने और हिस्सा नहीं भी थे तो समर्थन दे रहे थे, वो ध्यान से सुने और देखें कि जब सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कानून में बदलाव लाने की कोशिश संसद में होती है तो कैसे यही विपक्ष हो हल्ला हंगामा और चीख चिल्लाहट शुरू कर देता है। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है? राइट, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहता था, हाँ कि ना? हाँ। इस्तीफा हो गया तो एक नया मोर्चा खोला। नया मोर्चा क्या है? मांग बदली है। मांग क्या बदली है? उन्होंने कहा है अमित शाह आए पहले, सदन में प्रोटेस्टर्स पर पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, बर्बरता जो पुलिस ने दिखाई है, उसे लेकर जवाब दे। चलिए एक पल के लिए मैं विपक्ष की बात मान लेती हूं, ये लोकतंत्र है। पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं अगर AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है तो पुलिस को सामने आकर जवाब देना होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। छात्रों पर हुई बर्बरता, लाठीचार्ज, FIR, सारे मुद्दे उठने चाहिए, हाँ कि ना? सब उठने चाहिए। लोकतंत्र में पुलिस या कार्रवाई पर सवाल पूछना विपक्ष का हक है, जिम्मेदारी भी है, और यह जरूर पूछा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन, AK-47, इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह सब पूछना चाहिए।
जो अधिकारी या पुलिस वाला इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे की आड़ में संसद का कामकाज ठप हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी राजनीति पर संसद की कार्रवाई, जहां पर आपके और मेरे सवाल उठाए जाते हैं, जहां बहस होती है, जहां कानून बनता है, जहां पर उन तमाम बच्चों के भविष्य का फैसला होने वाला है, क्या वहां पर हंगामा होना चाहिए? कैसी राजनीति है? वो भी उस मुद्दे पर जिसमें पूरा देश 2.5 महीने से लगा हुआ था। क्या यह मुद्दा बिल पर चर्चा के दौरान नहीं उठा सकते कि हाँ भाई, आप लोग जो ये बिल लेकर आए इस पर खूब चर्चा होगी, लेकिन सुनिए मिस्टर, आपकी पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो ठीक नहीं है। जब संसद में पेपर लीक विरोधी बिल पर बहस होनी है तो विपक्ष, गृह मंत्रालय, पुलिस, सरकार सबको कटघरे में खड़ा करे, बात करे उस पर। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? बहस का रास्ता चुना? नहीं, उसने हंगामा चुना। क्यों? क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अगर ये मुद्दा खिंचा नहीं तो फिर कुछ मुद्दा रहेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को कहीं ये डर सता रहा है कि अगर आज संसद में चर्चा हो गई, बिल पास हो गया तो मुद्दा सुलझ जाएगा। क्रेडिट पहले तो ये सीजेपी लेकर चली गई है और उसके बाद सरकार लेकर चली जाएगी, हम क्या करेंगे? उनके हाथ से ये पॉलिटिकल माइलेज का सबसे बड़ा हथियार छिन जाएगा। शायद इसीलिए ये डर सता रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार बैकफुट पर है और मौका है, तो चलो लगाओ चौका। अरे तो बुनाइए ना, कौन मना कर रहा है? पर ऐसे थोड़ी कि आप काम नहीं होने देंगे। संसद की कार्रवाई टल रही है लगातार। विपक्ष को यह समझना होगा कि राजनीति करने के लिए देश में समय और जगह बहुत सारी है। करोड़ों छात्रों के भविष्य को ढाल बनाकर मौका परस्ती करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, यह हानिकारक है। पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून आज बनना जरूरी है ताकि कल किसी युवा का भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन लगता है कि विपक्ष के लिए युवाओं का भविष्य बाद में है। अमित शाह से संसद में बहस की जिद, और वो जिद्दी राजनीति पहले, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ना, कि मैं जिसे चुनूं वही प्रायोरिटी, वही प्राथमिकता, बाकी तो बाद में। और यह भी ध्यान देना होगा कि लोकतंत्र में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की भावना नहीं चलती है। सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो, किसी को भी यह नहीं सोचना है कि मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम में खुद को सबसे खास मान रहा है कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए भाई। अगर यह बात तय हो गई थी कि आप उस बिल पर चर्चा करेंगे, पेपर लीक ना हो, एक रोबस्ट सिस्टम बने और कानून बने, उसके लिए चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? क्या उसे, यानी विपक्ष को यह लग रहा है कि संकट मोचक की भूमिका में सिर्फ और सिर्फ उसी को रहने का हक है? छात्रों के भी इस मामले में सिर्फ और सिर्फ उसी को क्रेडिट मिले? नीट की परीक्षा में बैठने वाले करीब 20 लाख छात्रों और उनके परिवार वालों की तरफ से एक बात कह देना चाहती हूं। अगर वाकई विपक्ष के नेताओं को युवाओं की फिक्र है तो संसद में बैठकर चर्चा करें, कानून को और मजबूत बनाने के सुझाव दें। ये नो चिल्लाकर, वेल में आकर देश के युवाओं के सपनों को हाईजैक ना करें। पीरियड। पता है कितना वेस्ट हुआ है आज हमारा टाइम? विपक्ष चर्चा के लिए कल अब तैयार हुआ है, लेकिन आज के बारे में आपको बताऊं, पब्लिक के टैक्स का कितना पैसा जाया हुआ है। और अब जब बर्बाद हो गया है तो विपक्ष हामी भर रहा है, हाँ चलो चलो कल करेंगे। क्यों भाई? मैं आपको समझाती हूं। ये जो यहां पर हंगामा हो जाता ना, ये नो वेल में आके नारे लगा देना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मतलब अगर आप टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर का पैसा है ये, याद रखिएगा, ठीक है? और ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है बर्बाद हो रहा है। बर्बाद। इस शब्द को याद रखिए। आज आपको पता है लोकसभा कितना मिनट चली है? कोई बता सकता है?
गैस कीजिए कितनी चली होगी लोकसभा। लोकसभा चली है केवल 21 मिनट। चलनी कितनी थी पता है आपको? चलनी चाहिए थी पूरा दिन, कम से कम 6 घंटे, कम से कम। लेकिन चली कितनी? 21 मिनट। अब आप आइए राज्यसभा, गैस कीजिए राज्यसभा कितना मिनट चली हो? 20 मिनट 16 मिनट चली। दोनों सदनों को कम से कम कितना चाहिए था? अगर ये भी 6 घंटे, ये भी कम से कम, अरे कम से कम इसे 12 घंटे चलना चाहिए था। कम से कम 12 घंटे चलना चाहिए। संसद को चलने के लिए एक दिन में कितना खर्च होता है जानते हैं आप? लगभग, मतलब संसद का एक दिन का खर्च, गैस कीजिए, और ये सब आपका पैसा है। संसद का एक दिन का खर्च नहीं गैस कर पाए? चलो अब बताओ कितना हुआ? 18 करोड़। अब जरा इसको मिनट में डाल देंगे तो कितना आएगा? 1 मिनट में लगभग 2.5 लाख। इस हिसाब से आज आपको पता है क्या हुआ? इस हिसाब से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हो गए। कितने? 17 करोड़ बर्बाद। और ये पैसा किसका है? आपका और हमारा, टैक्स पेयर्स का पैसा। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भाई विपक्ष को लगता था ना 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 ये मुद्दा नहीं, हमें तो मुद्दा चाहिए दूसरा। दूसरा कौन सा? कि अमित शाह आए और जरा बताइए बर्बरता क्यों हुई है। नहीं, बात सही है, बात सही है। अमित शाह को आकर और बर्बरता पर जवाब देनी चाहिए, गृह मंत्री हैं वो। लेकिन जब ये तय हो चुका था कि बच्चों के भविष्य के लिए रोबस्ट सिस्टम बनाने वाले बिल पर हमको सबको एक मत हो जाना चाहिए, सबने कहा देर आए दुरुस्त आए, झुक गई सरकार, ये हो गया वो हो गया। अब जब संसद में पहुंचे तो क्या हुआ? और अभी ये कंफर्म नहीं है कि कल चर्चा हो जाएगी। अगर कल विपक्ष को लगा कि किसी और मुद्दे पर हंगामा किया जा सकता है तो क्या होगा? हंगामा। यानी जो विपक्ष और विपक्षी पार्टियां कल तक नीट लीक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये सरकार किसी की नहीं सुन रही है, यही रट लगाए हुए थे। आज जब लीक के खिलाफ बिल आ रहा है या बिल लाया जा रहा है, वही चेहरे चर्चा नहीं होने दे रहे। आपको पता है एक्स पर राहुल गांधी ने नीट लीक को लेकर कितने पोस्ट किए हैं? ऐसे वाइल्ड गैस कीजिए कितने पोस्ट किए होंगे। मतलब नीट को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थे राहुल गांधी। 73 पोस्ट किए हैं, 73। अखिलेश यादव जी ने 45 नीट लीक से जुड़े मुद्दे पर। और जब चर्चा की बात हुई तो एक तो 21 मिनट है और एक 16 मिनट। सीधी और साफ बात है, अगर पुलिसिया कार्रवाई या सुरक्षा बलों के इस्तेमाल पर सवाल है तो विपक्ष के पास संसद में बड़ा वक्त है। संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। संसद में ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाए, बात करें। वो तमाम कानून तो उनको मालूम ही है। संसद के पटल पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, तीखे सवाल पूछे जाए, जवाब तय होने चाहिए। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये छात्रों पर कार्रवाई का विरोध, एंड देन प्लीज डोंट बी अ हिपोक्रेट। हमें तो नींद नहीं आ रही है, हमारा तो चैन लुट गया है, हम तो बच्चों को देखकर एकदम परेशान हो रहे हैं, हलक से पानी नहीं उतर रहा है। और जब आपको मौका मिले तो नारेबाजी, हंगामा, संसद नहीं चलने देना। दोनों चीजें कीजिए ना संसद में एक साथ, और शांति से कीजिए, ना कि एक मुद्दे की बलि देकर दूसरे पर सियासत। यह तरीका ठीक नहीं है।
और यही वजह है कि सरकार इस संशोधन बिल को सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि आने वाली बड़ी परीक्षा तैयारियों का सुरक्षा कवच बता रही है। अगले 2 साल में, सुनिएगा गौर से, ये सब आपके लिए भी और तमाम बच्चों के लिए, अगले 2 साल में इस देश में 100 से ज्यादा परीक्षा होने वाली हैं और देश की 4 बड़ी एजेंसियां इन परीक्षाओं को कराएगी। कितनी हो रही है? 100 से ज्यादा परीक्षा। कितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं? लगभग 4। जिस एनटीए के अंडर में ये नीट की परीक्षा लीक हुई है, उसी एजेंसी को आने वाले 2 सालों में 30 से ज्यादा एग्जाम कराने हैं। कितने? 30 से ज्यादा एग्जाम। देश की सबसे भरोसेमंद एजेंसी यूपीएससी एक साल में करीब 27 एग्जाम कराएगी, यानी और कराती है, यानी 2 साल में 54 परीक्षा यूपीएससी को अरेंज करानी है और एसएससी को भी एक साल में कितनी? 15 से ज्यादा परीक्षा, लगभग 30। यानी 2 साल में इसका आंकड़ा अगर आप जोड़े 2 साल में, एक साल में 15 तो 2 साल में कितनी होगी? 30 के पार जाना है। ऐसे ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी साल में 10 से ज्यादा एग्जाम कराता है। आने वाले 2 सालों में ये कितनी हो गई? 20 से ज्यादा। यानी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। इनके लिए एक कड़ा बंदोबस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। सारी चीजें एक तरफ, अभी वो कानून जिसके तहत इनको 10 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना अगर कोई खेल कर दिया तो, और 10 साल की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसीलिए सरकार की कोशिश है कि पेपर लीक का खेल ज्यादा दिन ना चले। सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ नो बेल नो डिले, सिर्फ ट्रायल और सजा दिलाने की प्लानिंग कर रही है। आई ना दबाव में जेनजी के, और इसीलिए इतना कड़ा कानून। जेनजी ने वो कर दिखाया जो ये तमाम विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाई। इसीलिए सरकार देखिए, नो बेल नो डिले, सिर्फ ट्रायल और सजा, और स्पेशल कोर्ट में 3 महीने में सबका सब निपटारा हो जाना चाहिए। आपको पुराने और नए कानून में फर्क भी समझ लेना चाहिए। और ये पुराने और नए कानून में कितने साल का अंतर है? अगर आप न्यूज़ की पाठशाला के सदस्य हैं और व्यूअर हैं तो आपको पक्का पता होगा। 2024 से पहले कोई कानून था? नहीं था। स्पेशली पेपर लीक को लेकर 2024 से पहले कोई कानून नहीं था। तो अंतर कितना है? 2 ही साल का है। किसी भी केस में पहले जांच होती, फिर चार्जशीट फाइल होती और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई। अभी तक जो कानून देश में काम कर रहा है वो ऐसे ही है और उसके लिए जांच की कोई समय सीमा नहीं है। चार्जशीट जब होगी दाखिल, जब होगी। लेकिन ये जो नया एक्ट है ना, इसके तहत 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। 2024 में जो कानून बना उसमें केस की सुनवाई के लिए कोई खास समय सीमा नहीं थी। लेकिन ये जो नया एक्ट आया है ना, जो साइन होगा, पटल पे रखा जाएगा, चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई को पूरी करना है। पुराने कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन आज लोकसभा में जो बिल पेश हुआ उसमें राज्य विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। लोक परीक्षा 2024 में कोर्ट में सुनवाई का तरीका सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता था, लेकिन इस नए एक्ट में रोजाना सुनवाई जरूरी है। पहले क्या था? जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का कोई प्रावधान नहीं था। अब केंद्र सरकार कई राज्यों में फैले मामलों के लिए विशेष एसटीएफ बना सकेगी। पुराने कानून में संगठित पेपर लीक पर 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये तो आपको मालूम ही था। लेकिन नए नियम में क्या है? सजा और जुर्माना दोनों कड़ा है। नए में क्या है? अधिकतम 10 साल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रस्ताव। अब इसी को तो आपको कानून बनाना है। 2024 के कानून में बदलाव करके सरकार का मकसद सरकारी और दूसरी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकना है। यह कानून केंद्र की तरफ से कराई जाने वाली तमाम परीक्षाओं पर लागू होगा। अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो इन कानून को अपने राज्य में लागू कर सकती है। चाहे तो क्या, करना ही चाहिए। सरकार जो कानून लेकर आई है वो कहां लागू होगा? अब मैं आपको बताती हूं।
कहां लागू होगा? सबसे पहले तो मतलब कानून कहां लागू, मतलब ये जो कानून बन रहा है ना, लागू होगा। सबसे पहले तो ये लागू होगा यूपीएससी पर, संघ लोक सेवा आयोग पर। फिर दूसरा आ गया एसएससी पर लागू होगा, कर्मचारी चयन आयोग। फिर तीसरा, अभी मैंने आपको बताया था, ये सारी एजेंसियां जो करवाती हैं, याद आया? है ना, ये वही है। ठीक है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड है। फिर आ जाइए आप चौथे नंबर पर, IBPS यानी बैंकिंग भर्ती परीक्षा। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी की वजह से सब हुआ। बताइए। एनटीए, नीट। एनटीए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नीट और जेईई की परीक्षा। ये एनटीए जो है, एनटीए उस पर भी लागू होगा जो नीट और जेईई की परीक्षा कराती, इस पर भी लागू होगा। केंद्र सरकार के मंत्रालय और उनके कार्यालय में कराए जाने वाले तमाम जो ये आप इस वक्त देख रहे हैं एग्जाम, इन पर लागू होगी। ये नया लॉ जो है वो इन सब पर लागू होने वाला है। मोदी सरकार पेपर लीक पर सिर्फ कानून लेकर नहीं आ रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए एक बड़ा फैसला भी किया है। उन्होंने नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है। उनके मुताबिक ये फोर्स परीक्षा सिस्टम को भरोसेमंद, पारदर्शी, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कर देगी। अब सवाल यह है कि इस कमेटी की जरूरत क्यों पड़ गई, है ना? इसलिए पड़ गई ताकि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा सके, एनटीए को मजबूत किया जा सके, पेपर लीक रोकने की प्लानिंग की जा सके, तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके और परीक्षा प्रक्रिया में बड़े रिफॉर्म लाए जा सके। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि सिर्फ कानून सख्त करने से पेपर लीक पूरी तरह से नहीं रुकेंगे। बात तो सही है, पूरी परीक्षा व्यवस्था को मॉडर्न बनाना होगा। क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर उम्मीदवार की पहचान तक, परीक्षा और रिजल्ट तक, हर फेज को और ज्यादा सुरक्षित, फूल प्रूफ, तकनीक आधारित बनाया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और इसी के लिए यह हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है। टास्क फोर्स में अलग अलग फील्ड के दिग्गज हैं और डोमेन स्पेशलिस्ट हैं। इस कमेटी की कमान किसके हाथ में है? नंदन नीलेकणी के हाथों में, जो इन्फोसिस के सह संस्थापक है। आधार परियोजना याद है, उसके प्रमुख आर्किटेक्ट है। वो डिजिटल पहचान प्रणाली, उसके एक्सपर्ट है। कमेटी में दूसरा नाम है एस सोमनाथ। जानते हैं ये कौन है? याद आएगा आपको, इसरो के पूर्व चेयरमैन। सिस्टम इंजीनियरिंग और सटीक योजना में इन्हें महारत हासिल है। एस सोमनाथ के पास करीब 40 साल का अनुभव है वैज्ञानिक रहते। पेपर लीक सिर्फ शिक्षा का मामला नहीं है, संगठित अपराध भी तो ये बन चुका है ना। इसीलिए कमेटी में एक अनुभवी खुफिया अधिकारी को भी शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? तपन कुमार डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर है। 26/11 है। कई ऐसे बड़े सुरक्षा अभियानों का इनको एक्सपीरियंस है। फिर कमेटी में अगला नाम है वी कामाकोटी का, जो कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। एआई और डिजिटल सुरक्षा पर बहुत गजब की पकड़ है इनकी। कमेटी में इनकी जरूरत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज पेपर लीक रोकने के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है? तकनीक। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी और ऑफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ को पीएम मोदी ने इस कमेटी का हिस्सा बनाया है। फिर आप देखिए, सीबीएसई की पूर्व चेयरपर्सन अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी है। अनीता करवाल, ये जो एनईपी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के निर्माण में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इनको 36 साल से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा
बिहार के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। कमेटी में इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी बड़े सुधार के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था जरूर चाहिए होती है। अब देश की नजर इस हाई पावर कमेटी पर है। क्या यह कमेटी ऐसी व्यवस्था बना पाएगी जिससे मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा कभी ना टूटे? है ना बड़ा सवाल। हमारी उम्मीद है और दुआ भी करते हैं कि ये लोग सब सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। पेपर लीक ना करें, नकल ना हो, परीक्षा माफिया खत्म हो जाए, ये शब्द इतिहास के कूड़ेदान का हिस्सा बन जाए, यही दुआ है। और अब से कुछ देर पहले मैंने नीट एस्पायरेंट हर्ष दुबे से इसी मसले पर बात की और उनसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कुछ पूछा भी। आप जल्दी से देख लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं सीजेपी और जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, छलावा था? बिल्कुल बिल्कुल। आज एक धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया, उससे नीट के बच्चों का क्या सॉल्यूशन हुआ? आप बताएं, एक सॉल्यूशन बताएं। मैं भी यही सवाल रिजाइन दे दिया, क्या सॉल्यूशन क्या हुआ? यही मेरे साथ 2024 में भी हुआ था कि लोगों ने जब तक कैमरा बाइट मिला खूब हंगामा काटा 2024 में, उसके बाद निकल लिए। आज फिर कोई सॉल्यूशन मिला क्या? लोग अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करा के निकल लिए कि हमने देखो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। अब इस्तीफा कराने से सॉल्यूशन क्या हुआ? आगे आने वाले बच्चों के लिए कुछ साथ में ऐसा हुआ कि अगली साल सुसाइड ना करे बच्चे। अब पाठशाला में आगे बढ़ रही हूं इस उम्मीद के साथ कि कल दोबारा ये खबर ना करनी पड़े कि विपक्ष हंगामा कर रही है। इस मसले पर शांतिपूर्ण तरीके से डिस्कशन हो सकता है, और सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं, दोनों मुद्दों पर, पुलिसिया कार्रवाई पर भी और इस कानून पर भी। हल हम नहीं निकालेंगे, सरकार और विपक्ष को निकालना है। संसद उनको चलानी है। अब आपको पाठशाला में जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन का एक नया चैप्टर दिखाना है। अब भैया मां तो मैं भी हूं ना, तो हम भी बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर, अब तो बहुत सारे वीडियोस आने लगे हैं। ये चैप्टर उन माता पिता की चिंता का चैप्टर है जिन्होंने अपने ही बच्चों की जुबान से निकले शब्द जब सुने होंगे तो सन्न रह गए। किसी ने माथा पकड़ लिया होगा, किसी ने कान बंद कर लिया। जंतर मंतर पर ये जेनजी आंदोलन जो हुआ है वो एक अलग ही अंदाज में किया गया आंदोलन था। मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली। देखिए, जैसे एक बच्ची है, वो आई, हाथ में लाल गुलाब था, पुलिस वालों को गुलाब दे रही हैं। अब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। तमाम तरीके के विरोध और गुस्से के बावजूद इन युवाओं ने अपने अपने अंदाज में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का दिल जीतने की कोशिश की। कुछ ऐसी खूबसूरत तस्वीरें भी आई। ये देखिए आप, पानी पिलाया जा रहा है। जेनजी के कुछ ऐसे बच्चे भी थे ना, ये देखिए हवा कर रहे हैं कि गर्मी लग रही है, आओ, आपको पसीना आ रहा होगा, यूनिफॉर्म में, बूट में है। कोई पानी पिला रहा है। और कई लोग ऐसे थे जो इशारा कर रहे थे, तो कहीं ये किस तरीके का इशारा है? तो बाद में पता पड़ा ये इशारे का मतलब ये है कि हमसे बात कीजिए, बातचीत से ही हल होगा। फिर किसी ने ये वाला इशारा किया, मतलब दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग, आई कनेक्ट विथ यू, लेट्स कनेक्ट। फिर एक था ये वाला इशारा। अब ये तो सब जानते ही हैं, प्यार मोहब्बत है ना। ये कुरियन वाला वो हार्ट जो भी है, जंतर मंतर पर भी था ये। फिर ये तो हम भी जानते हैं भाई, वी फॉर विक्ट्री, और ये पीस भी है। तो ये बड़ी खूबसूरत चीजें देखने को मिली वहां पर। अलग अलग नाम थे। फिर एक था जिसमें बच्चे जो हैं तैयार वैयार हो जाते थे, सामने अपने कैमरा लगाते थे, फिर एक अपनी इस तरीके से करके बड़े खूबसूरत अंदाज में यूं करके, फुल फ्रेम लीजिए तो मैं बता पाऊंगी, कैम टू, हाँ ऐसे करके। इसमें क्या होता था? अरे कैम टू लीजिए। इसमें मतलब ये कि भाई हम तैयार हो गए हैं, ये हमारा, अब वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, वो बड़ा खूबसूरत सा शब्द था, मतलब लेटर्स थे कुछ कि हम तैयार हो गए हैं। तो ये सारी तस्वीरें तो बड़ी अच्छी लग रही थी, जेनजी की ताकत की, नएपन की। अलग अलग मीम्स भी बन रहे थे। बहुत डिफरेंट तरीके का ये आंदोलन था। कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं,
लेकिन जो चिंता और फिक्र का सबब था वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस आंदोलन में जिस तरह की भद्दी गालियों का इस्तेमाल हुआ है, भद्दी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। बहुत से माँ बाप सदमे में हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों की इस भाषा और इस अंदाज के बारे में शायद पता ही नहीं होगा। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, भाषा हमारी आत्मा का बाहरी रूप है। जंतर मंतर पर हुआ जेनजी का यह आंदोलन न सिर्फ अपनी मांगों या जीत की वजह से बल्कि अपनी भाषा की वजह से भी याद रखा जाएगा। विरोध के दौरान यहां जिस तरह के शब्द, नारे और अभद्र टिप्पणियां सुनाई दी है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो भी विजुअल्स और वीडियोस आ रहे हैं देश के ज्यादातर माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके बच्चे किस ट्रैक पर चल निकले। भले इस आंदोलन ने सरकार को हिला दिया, जरूरी था। भले ही इस आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जरूरी था। लेकिन इस आंदोलन से देश के जेन जी का एक ऐसा चेहरा सामने आया, और मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो भी तस्वीरें वहां आई, आपको पता है ये जो तस्वीरें मैं चला रही हूं ये सब एआई की तस्वीरें हैं। अगर मैं वहां की वो वाली तस्वीरें चला देती जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूं, आपको लगता है मैं चला पाती? वो मुझे ब्लर करनी पड़गी, ब्लर करनी पड़गी ये तस्वीरें मुझे। मैं चला नहीं सकती हूँ। सभ्य समाज में आप ये तस्वीरें चला ही नहीं सकते। कैसे चलाऊं मैं? मेन मीडिया में ये तस्वीरें कैसे चल जाए? ऐसी ऐसी अश्लील चीजें। और इसको अगर कोई अपनी ताकत समझ रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। जेनजी के लिए आंदोलन सफल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये आंदोलन असफल हुआ भाषा के लिहाज से। चिंता इस बात की नहीं है कि युवा अपनी बातें क्यों कह रहे हैं, कहनी चाहिए। चिंता इस बात की है कि वो ये बातें किस भाषा में कह रहे हैं। कोई सभ्य समाज इस भाषा को नहीं दिखा सकता। मैं तो सुना ही नहीं सकती हूँ। एआई की ये तस्वीरें मैं इसलिए चला रही हूं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ये बच्चे कल को जब नौकरी मांगने जाए या घर से अपने बाहर निकले तो उनकी फोटो देखकर लोग ये पूछा, रहे ये तुम ही हो ना, ये सब गलत काम तुम ही कर रहे थे ना। इनके भद्दे बयानों को मुझे बीप करना पड़ा है। नैतिक जिम्मेदारी के तहत मैं इन बच्चों के चेहरे नहीं दिखाना चाहती ताकि कल को इन बच्चों के माँ बाप को शर्मिंदा ना होना पड़े। इन बच्चों को अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने अड़ोस पड़ोस में मास्क लगाकर ना घूमना पड़े। इन बच्चों को ये रील्स दिखा दिखा कर कोई ये ना पूछ ले, तुम ही हो ना। जब ये बच्चे असल दुनिया में कदम रखेंगे या कहीं नौकरी करने जाएंगे या कहीं काम करेंगे तो इन्हें एम्बैरेस ना होना पड़े। लोकतंत्र में असहमत होना बहुत जरूरी है, सवाल पूछना बहुत जरूरी है, विरोध करना बहुत जरूरी है, सरकार को बार बार हिला कर रखना कि नहीं सुनेंगे तो ये हमारी ताकत है, ये भी बहुत जरूरी है। आलोचना बहुत जरूरी है, मजबूती से अपनी बात रखना जरूरी है, अच्छे लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन गाली, अभद्रता, बदतमीजी, बेहूदगी गैर वाजिब है। एक सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है कि क्या विरोध का मतलब भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ देना है? पीएम के खिलाफ गंदी गंदी गालियां देना। शब्दों का लिहाज उस जमाने में भी रखा गया जब हिंदुस्तान का युवा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ा था। पहला ये जेनजी आंदोलन नहीं है, मत ये सोचिएगा आप। अंग्रेजी हुकूमत जब यहां पर थी और उनको खदेड़ना था तो देश के युवा क्रांतिकारियों ने फांसी पर चढ़ना मंजूर किया। तब वो जेनजी थे उस वक्त के, तब भी भाषा की मर्यादा नहीं टूटी। अरे हमारे घरों में बचपन से एक सीख दी जाती है, बोलने से पहले 100 बार सोचो। मतभेद हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हो, लेकिन बोली नहीं बिगड़नी चाहिए। विचारों का संघर्ष लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन गाली गलौज,
ये आपके परिवार, परवरिश, संगत पर सवाल खड़ा करती है। अपने यहाँ कहा जाता है ना, शब्दों में शालीनता हो तभी संस्कार कहलाते हैं, क्योंकि गाली शब्द नहीं, संस्कार की कमी है। आपने इस वीडियो में या इस छोटे से वीडियो में एक बात नोट की होगी, इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल ज्यादातर लड़कियां कर रही हैं। मैं खुद एक महिला हूं और मैं ये जानती हूं कि ये जो पुरुषवादी मानसिकता होती है ना कि गाली देने का कॉपीराइट तो सिर्फ मर्दों के पास है, इस दौरान कई लड़कियां ऐसी दिखाई दी जिन्होंने अपने गाली देने के अंदाज से सबको पीछे छोड़ दिया। आप खुद देखिए। हालांकि हमने अपनी नैतिकता की रेखा पार नहीं की है, वीडियो को भी ब्लर किया है ताकि आने वाले दिनों में इस बच्ची को किसी तरह से एम्बैरेस ना होना पड़े। बस वो वन वर्ड में उसने जो पूरा ज्ञान दिया है वो ज्ञान नहीं था, वो गाली थी। जेनजी भाषा जिसे बिना बीप लगाए मैं सुना ही नहीं सकती, जिसे किसी भी सभ्य समाज में नहीं सुनाया जा सकता। अब इनकी भाषा के बाद इनके व्यवहार को भी देखिए। ये लड़का जंतर मंतर पर आए कुछ बुजुर्गों से बहस कर रहा है ना, ये नीचे की तरफ आपको दिखेगा। तो ठीक से नहीं चला जा रहा है तो ये बुजुर्ग हैं देश के, ठीक से नहीं चला जा रहा है तो वो अपनी राय नहीं रख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इस भाषा में अपने घर में कोई बात कर सकता है? आप अपने दादा से, अपने पिता से कहोगे तुमसे ठीक से चला नहीं जा रहा है इतनी हैसियत? कह सकते हो सकता है पिताजी बगल में बैठे हो। भैया हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, हम तो नहीं कर सकते। इस भाषा में ये लड़का अपने पिता, अपने दादा, अपने नाना से बात कर पाएगा? किसी भी संस्कारी इंसान को गुस्सा आएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि संस्कारी मतलब ये कि आपने कभी गालियां नहीं सुनी होगी, आपने कभी गालियां नहीं दी होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को सुनकर फिल्म एक्टर ऋचा चड्ढा है, गजब आनंद ले रही है वो महिला। ऋचा चड्ढा वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखती है, प्लीज डोंट रिस्पेक्ट बुड्ढे जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर और सीनियर सिटीजन्स। Some look like they have developed भक्ति डिमेंशिया। सिर्फ इसलिए बुजुर्गों का सम्मान मत कीजिए क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। कुछ लोगों को तो लगता है कि भक्ति का ऐसा जुनून चढ़ गया है कि वो भ्रम में जीने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो युवाओं से मुकाबला कर सकते हैं, जबकि उनकी हालत यह है कि एक रात भी बिना 5 बार बाथरूम गए नहीं कटती होगी इनकी। शेमफुल। ये भाषा है ऋचा चड्ढा की। मैं भी 41 की हूं। मैडम की उम्र है 40 साल। आने वाले दिनों में अधेड़ होंगी, बुजुर्ग कहलाएंगी, बुढ़ापे की तरफ चल पड़ेंगी। हम सब सीनियर सिटीजन्स कहलाएंगे, हम सब बुजुर्ग हो जाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए इस तरह के विचार कोई रख सकता है? जब ऐसे विचार हमारे ये फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज के होंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारी युवा पीढ़ी पर? बगैर बीप के सुना ही नहीं सकती हूं। इस पूरे आंदोलन के बाद जेनजी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें बहुत कि इस्तीफे के बाद उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। सवाई माधोपुर की नीट स्टूडेंट मृतक रेणु मीना के परिजनों ने यह बताया कि इस्तीफे से पहले कॉल आए थे, इस्तीफे के बाद किसी ने हमसे कोई बात नहीं की। नागपुर की आकांक्षा चतुर्वेदी के पिता ने बताया कि उन्हें सीजेपी की तरफ से किसी का कोई कॉल नहीं आया। सूरत के कहान पटेल के पिता ने कहा कि रेजिग्नेशन के बाद किसी का कॉल नहीं आया था, लेकिन सीजेपी से कोई 1-2 लोगों के कांटेक्ट उनके पास मौजूद है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग सीजेपी से सवाल कर रहे हैं। या को अगर जनता पार्टी का कोई भी आपके पास वो कार्यकर्ता आया हो या किसी ने कांटेक्ट करा हो, कोई डिटेल लेने की कोशिश की हो? ऐसा अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। वो आम आदमी पार्टी के विधायक जो संपर्क किए थे, हमसे 2 बार बोले भी थे और उनके अलावा और कोई नहीं बोला। बस एक छोटी सी तो चीज थी। हमने तो कई वो वीडियोस भी देखे कि जब पूरा का पूरा ये आंदोलन समेटा गया, कई ऐसे वीडियोस थे जिसमें
वो बच्चे, एक बेटा, एक शख्स है, बच्चा है जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसकी फोटो वहां पर लगी हुई थी मंच पर। वो लड़का उस फोटो को हाथ में लिए खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ, क्योंकि ये जो तस्वीर है मुझे सड़क पर मिली पड़ी। तो मतलब संवेदना नाम की चीज होती है, जश्न में वो संवेदना, वो जो रियल कॉज है वो नहीं भूला जा सकता। अब न्यूज की पाठशाला में आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास। अगर आज की तारीख में ये पूछा जाए कि दुनिया में जारी युद्ध के बीच सबसे कंफ्यूज्ड आदमी कौन है, ट्रम्प। बोल दिया। क्यों? कुछ भी फैसला, कभी भी, कैसे भी, कोई भी बयान, कभी भी, कैसे भी, कोई भी हरकत, कभी भी, कैसे भी, जो मन में बोल, जो मन में आए। हाथी पतंग उड़ा रहा है, ऊंट मछली पकड़ रहा है, चिड़िया गाना गा रही है। रात को ईरान को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने फैसले से दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, चौंका दिया है, इरिटेट कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले रोकने का आदेश दिया। इसके पीछे का कारण बताते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध से बेहतर विकल्प बातचीत है। अरे भाई, अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो डील का एमओयू कैंसिल क्यों किया? अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो सीज फायर क्यों तोड़ा? और अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो ईरान से बातचीत करके जो डील बराक ओबामा ने साइन की थी उसे कूड़ेदान में डालकर ईरान पर हमला क्यों शुरू कर दिया? अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस समय ईरान से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वो इसे लेकर ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरान फौरन समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। प्लीज कोई समझाओ इस आदमी को। मतलब जब जो मन में आता है कर दो, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। एक टाइम था जब कहते थे सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल आदमी, अब सबसे पावरफुल देश का सबसे कंफ्यूज्ड आदमी, खुद को दुनिया का मसीहा बता रहा है। अब की बार अमेरिका पाकिस्तान के जरिए नहीं बल्कि ओमान के जरिए ईरान से बातचीत की कोशिश में है। ओमान का एक डेलीगेशन तेहरान जाने वाला है ताकि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कि खोल दो भैया, बात कर सके। अमेरिका ने हमला रोका है। अगर ईरान हॉर्मूज खोलने पर राजी नहीं हुआ तो ट्रंप फिर से ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं, जैसे कि वो पहले भी कर चुके हैं। ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। पहले ही दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर 900 एयर स्ट्राइक्स कर दी। 7 अप्रैल को अमेरिका ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया और ईरान से बातचीत की कोशिश शुरू कर दी। मई में ईरान की शर्तों से ट्रंप भड़क गए, हॉर्मूज की नाकेबंदी करने का आदेश दे दिया और फिर 17 जून को ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने एक अंतरिम समझौते पर सिग्नेचर किया। इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया। लेकिन 14 जुलाई को ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, दोबारा ईरान पर हमले शुरू कर दिए। फिर 25 जुलाई आती है, ईरान पर हमले रोकने के आदेश जारी कर देते हैं, बातचीत की टेबल पर आ जाते हैं। अब आप बताइए, ट्रंप को कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी ना कहें तो फिर क्या कहें? पहले हमला, फिर सीज फायर, फिर नाकेबंदी, फिर अंतरिम समझौता, फिर हमला, फिर सीज फायर। उफ। ट्रंप की बात पर लोग अब भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। आज ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 16 से ज्यादा एआई तस्वीरें साझा की। हर तस्वीर को देखकर आप ट्रंप का इरादा समझ जाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, ईरान के खाग आइलैंड पर हमले की एआई तस्वीर और क्या लिखा हुआ है? स्ट्राइक ऑन खार्ग। इस तस्वीर के बाद सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप की मंशा खार्ग आइलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा करने की है? एक तरफ ट्रंप बातचीत के लिए हमले रोक देते हैं, दूसरी तरफ खार्ग आइलैंड पर हमले की एआई इमेज शेयर करते हैं। इस इमेज को देखकर हर कोई यही कहेगा कि ट्रंप ईरान को लेकर पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं। अगर सच में ट्रंप खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं
तो ये जान लीजिए कि ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल आप तस्वीर देखते जाइए। अगर ऐसा होता है तो 5 महीने से जंग लड़ रहा अमेरिका बहुत पहले ही खाग आइलैंड पर कब्जा कर चुका होता, अगर ये मंशा थी तो। खाग पर कब्जा कर पाना कतई आसान नहीं है। जानते हैं क्यों? इसको मैप से समझिए। खाग आइलैंड की लोकेशन देखिए, आपको दिख रही है वहां पर। अमेरिका को खाग आइलैंड पर पहुंचने के लिए पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना होगा। 5 महीने में अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर ही नहीं पाया है। खाग आइलैंड की अब सैटेलाइट इमेज आपको दिखाती हूं। ईरान ने क्या वहां बना रखा है ये भी समझ लीजिए। खाग आइलैंड पर एक तरफ एयरपोर्ट है, दूसरी तरफ ऑयल डिपो है, जहां बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है। यहीं से क्रूड ऑयल पाइप के जरिए ऑयल रिफिलिंग प्लेटफॉर्म पर जाता है और इसीलिए अमेरिका इस पर नजर बनाए हुआ है। लेकिन यहां जाना, याद रखिएगा, आसान नहीं, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। बहरहाल अब कल क्या करते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब न्यूज की पाठशाला में सेगमेंट सोचा है कभी। आपको पता है भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां सीढ़ियों को थपथपाने पर संगीत की धुन सुनाई देती है। मैं बात कर रही हूं 800 साल पुराने प्राचीन ऐरावतेश्वर मंदिर की। यह मंदिर चोल वंश के राजाओं ने किया था उसका निर्माण। मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास बना हुआ है। इस मंदिर के दक्षिणी छोर पर शानदार नक्काशियों वाली 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं जिससे संगीत की लहर निकलती है। खासियत पता है क्या है? लिथिक ट्यूनिंग यहां पर की गई है। लिथिक ये पत्थर से जुड़ा हुआ शब्द है और ट्यूनिंग का मतलब है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सुरों को सही करना। ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में गिटार या हारमोनियम की ट्यूनिंग करते हैं आप। चोल राजाओं के काल में इस मंदिर में विज्ञान का यह अद्भुत प्रयोग हुआ। पत्थर की डेंसिटी की पहचान की गई और फिर भारी पत्थरों पर खास तरह से चोट करके तरंग यानी वाइब्रेशंस पैदा की गई। पत्थरों के बीच से संगीत पैदा करने का यह गजब का उदाहरण है। मंदिर में स्वर विज्ञान का ऐसा अद्भुत प्रयोग सुन के जाइए कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिलहाल मुझे जाना होगा, घंटी बज गई है, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी। आप टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिए और 8:50 पर क्या देखना है? नमस्कार।